हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय जैसे हिस्ट्री, संविधान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर का रिवीजन करने का प्रयास किया जाता है। रिवीजन जो है प्रतिदिन 3 से 4 सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज करने का प्रयास किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बायो से। बायो के पिछले सेशन में हम लोग जीवन की उत्पत्ति को देखने का प्रयास किए हैं। आज के बायो के सेशन का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण और फलों के खाने योग्य भाग और अन्य बातें। तो शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्लूकोज बनाता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति और सनलाइट की उपस्थिति में। तो किस चीज़ का निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है 6CO2 + 6H2O। सन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? C6H12O6 + H2O। याद रखिएगा। आगे, इस क्रिया में सरल अकार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सरल अकार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। आगे, प्रकाश संश्लेषण में निम्न ऊर्जा यौगिक जटिल ऊर्जा यौगिक में बदल जाता है। आगे, इस प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ये याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाशीय ऊर्जा किस में बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। आगे, प्रकाश संश्लेषण पत्तों के मेजोफिल कोशिका में होता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण पत्तों के किस कोशिका में होता है? मेजोफिल कोशिका में होता है। याद रखिएगा, किस कोशिका में? मेजोफिल कोशिका में। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? लाल रंग में होती है। नोट, विल्सन रोग जो है कॉपर यानी तांबा की अधिकता से होता है। याद रखिएगा, विल्सन रोग किसकी अधिकता से? कॉपर यानी तांबा की अधिकता से होता है। नोट, लाल सागर को लाल शैवाल की अधिकता के कारण लाल सागर कहते हैं। लाल सागर को जो है लाल शैवाल की अधिकता के कारण लाल शैवाल कहते हैं। लाल सागर कहते हैं। याद रखिएगा, लाल शैवाल की अधिकता के कारण उसे लाल सागर कहा जाता है। आगे, नोट, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरण में संपन्न होती है? 2 चरणों में। पहला, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? तो यह अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होता है। याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन कहाँ संपन्न होता है? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहाँ संपन्न होता है? ग्रेना में। आगे, प्रकाश क्रिया में ही जल टूटने की क्रिया होती है। यानी लाइट रिएक्शन में ही जो है जल टूटने की क्रिया होती है और एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का दूसरा नाम क्या है? मुद्रा करेंसी या ऊर्जा मुद्रा। याद रखिएगा। आगे, अगला ये डार्क रिएक्शन में क्या कहाँ पूरा होता है? तो एस्ट्रोमा में यह क्रिया पूरी होती है। याद रखिएगा, डार्क रिएक्शन कहाँ पूरा होता है? एस्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन कहाँ पूरा होता है? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा में। याद रखिएगा। आगे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यानी डार्क रिएक्शन में ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और सह उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। याद रखिएगा, डार्क रिएक्शन में ही जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और सह उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। नोट, प्रकाश संश्लेषण का सबसे अच्छा समय 35 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का सबसे अच्छा समय क्या होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह प्रकाश संश्लेषण को देखने का प्रयास किए हैं। अगला टॉपिक है फल का खाने योग्य भाग। तो फल का कौन सा भाग हम खाते हैं उसको पढ़ते हैं। तो लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। अंगूर का
पेरिकार्ड, याद रखिएगा, अंगूर का पेरिकार्ड, अंगूर का पेरिकार्ड। अनार का टेस्ला, अनार का कौन सा भाग खाते हैं? टेस्ला, याद रखिएगा। सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? थैलेमस, थैलेमस या पुष्पासन, याद रखिएगा, थैलेमस या पुष्पासन किसका खाते हैं? सेब और अनानास का, या सॉरी सेब और नाशपाती का, सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? थैलेमस या पुष्पासन। नींबू या संतरा का कौन सा भाग? जूसी हेयर, याद रखिएगा, नींबू और संतरा का कौन सा भाग खाते हैं? जूसी हेयर। आगे, आम और पपीता का कौन सा भाग खाते हैं? मेजोकार्प, 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 याद रखिएगा, यानी मध्य फल भित्ति। मेजोकार्प का हिंदी क्या हुआ? मध्य फल भित्ति। किसका खाते हैं? आम और पपीता का। आगे, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणकोश, यानी एंडोस्पर्म, याद रखिएगा, भ्रूणकोश किसका खाते हैं? जितना भी अनाज है, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, नारियल, इस सब का कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणकोश खाते हैं। आगे, अमरूद, टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? पेरिकार्ड और सीड, यानी पेरिकार्ड मतलब क्या? फल भित्ति और बीज भी, फल भित्ति और बीज अमरूद और टमाटर का खाते हैं। आगे ये अन्य बातें, हरा सोना बांस को कहा जाता है, याद रखिए, हरा सोना किसको कहते हैं? और उजला सोना कपास को, याद रखिएगा, उजला सोना कपास को, हरा सोना बांस को। आगे, उत्पादक में जो है हरा पौधा को रखा जाता है, याद रखिए, उत्पादक में किसको रखा जाता है? हरा पौधा को। आगे, प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी, खरगोश और हिरन आता है, याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आता है? शाकाहारी जीव, याद रखिएगा। आगे, द्वितीयक उपभोक्ता में सभी मांसाहारी आते हैं, याद रखिए, द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? सभी मांसाहारी आते हैं, जैसे मेढक, सांप इत्यादि। आगे, अगला है तृतीयक उपभोक्ता में कौन आता है? तृतीयक उपभोक्ता जो है दूसरी उपभोक्ता को भी खा जाते हैं, यानी तृतीयक उपभोक्ता जो रहेगा वो दूसरा उपभोक्ता को भी खा जाएगा, जैसे मनुष्य, बाघ, शेर इत्यादि। आगे, नोट, इकोलॉजी जीव और वातावरण के बीच का पारस्परिक संबंध है। इकोलॉजी क्या है? जीव और वातावरण का पारस्परिक संबंध है, जिसकी जानकारी सबसे पहले हैकेल ने दिया था, याद रखिएगा, सबसे पहले इकोलॉजी का जानकारी किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। इसीलिए इसे फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। हैकेल को किस फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? हैकेल, हैकेल, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? हैकेल। आगे, इकोलॉजी की इकाई इकोसिस्टम कहते हैं, याद रखिए, इकोलॉजी की इकाई क्या है? इकोसिस्टम है, इकोलॉजी की इकाई क्या है? इकोसिस्टम है। आगे, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीटर ने किया था, याद रखिएगा, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रीटर ने किया था, याद रखिएगा, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रीटर ने। आगे, इकोसिस्टम में कई तरह के आहार श्रृंखला होती है, जिसे फूड वेब या आहार जाल के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम में जो है कई तरह के आहार श्रृंखला होती है, जिसे क्या कहते हैं? फूड वेब या आहार श्रृंखला कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एल्टन ने किया था, याद रखिएगा, फूड वेब शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एल्टन ने किया था, एल्टन ने किया था, याद रखिएगा। आगे, मछली में विटामिन ए, मछली में कौन सा विटामिन होता है? ए, परंतु उसके जो है लीवर में विटामिन डी होता है। मछली में कहेगा होल ओवर में तो ए, लेकिन मछली के लीवर में कौन सा विटामिन? तो डी विटामिन, याद रखिएगा। जल के प्रदूषण के स्तर को BOD से मापा जाता है, याद रखिएगा, जल के प्रदूषण के स्तर को किससे मापा जाता है? BOD से, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का पूरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे, ग्रीन मफलर का संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण से, याद रखिएगा, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। रतन जोत जेट्रोपा का संबंध बायोडीजल से, याद रखिएगा, रतन जोत और जेट्रोपा का संबंध किससे है? बायोडीजल से। आगे, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला का होता है, सबसे बड़ा कपी किसका होता है? गोरिल्ला का होता है। सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी का होता है, याद रखिएगा, सबसे बुद्धिमान कपी किसका होता है? चिंपैंजी का। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया, याद रखिएगा, सबसे बड़ी पत्ती किसका होता है? विक्टोरिया का। आगे, अनुवांशिक के पिता मेंडल को कहा जाता है, जिसने जो है मटर के पौधे पे शोध किया था, याद रखिएगा। प्याज में गंध जो है सल्फाइड के कारण होता है, याद, प्याज में गंध किसके कारण होता है? सल्फाइड के कारण, परंतु उसका रंग जो लाल किसके कारण होता है? एंथ्रेसाइड के कारण होता है, याद रखिएगा, प्याज का जो लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रेसाइड के कारण होता है। आगे,
मिर्च में तीखा जो है कैस्पेसिन के कारण होता है। कैस्पेसिन के कारण जो है मिर्च का तीखा होता है। मिर्च जो है तीखा किस कारण होता है? कैस्पेसिन के कारण होता है। आगे, मूली में तीखापन जो है आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली में आइसोसाइनेट और मिर्च में कैस्पेसिन, मिर्च कैस्पेसिन और मूली आइसोसाइनेट के कारण तीखा होता है। आगे, लहसुन का गंध एलाइसिन के कारण होता है। याद रखिएगा, लहसुन का गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन के कारण होता है। सबसे बड़ा कोशिका का अंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आगे, छिपकली में सेक्स लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, छिपकली में जो है सेक्स लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। आगे, सबसे बड़ा इन्वर्टेब्रेटा जो है एस्क्यूड है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा इन्वर्टेब्रेटा कौन है? एस्क्यूड है। आगे, नोट, डॉल्फिन के समूह को जो है पॉड कहते हैं। याद रखिए, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं। इस तरह बायोलॉजी का सेशन देखने का प्रयास किए हैं। इस सेशन में प्रकाश संश्लेषण और फलों के खाने योग्य भाग को देखने का प्रयास किए हैं। तो बायोलॉजी का सेशन समाप्त करते हैं और अगला सेशन हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री का सेशन। हिस्ट्री के सेशन, पिछले सेशन में हम लोग जो है मुगल का क्षेत्रीय राज देखने का प्रयास किए थे। इस सेशन में दिल्ली सल्तनत की क्षेत्रीय राज को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्रीय राज है? विजयनगर और बहमनी। याद रखिएगा। तो विजयनगर को पढ़ते हैं। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में अपने गुरु विद्याधर के सहायता से हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के स्मृति में संगम वंश की नींव रखी थी। याद रखिएगा, किसकी स्मृति में? अपने पिता संगम की स्मृति में संगम वंश की नींव रखी थी। किसके सहायता से? अपने गुरु विद्याधर की सहायता से। कौन? हरिहर बुक्का ने। यानी विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का ने। कब किया था? 1336 में। याद रखिएगा। नोट, रॉबर्ट स्वेल ने अपनी पुस्तक फॉरगेट एम्पायर में विजयनगर के अवशेष हम्पी का वर्णन किया है। याद रखिएगा, रॉबर्ट स्वेल ने अपनी पुस्तक फॉरगेट एम्पायर में विजयनगर के अवशेष हम्पी का वर्णन किया है। आगे, विजयनगर मुख्यतः 4 वंशों के इतिहास है। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का इतिहास है। 4 वंश कौन कौन है? संगम वंश, सालू वंश, टुलु वंश और अरबिडू वंश। याद रखिएगा, विजयनगर में 4 वंश कौन कौन सी है? संगम वंश, सालू वंश, टुलु वंश और अरबिडू वंश। आगे, संगम वंश को पढ़ते हैं। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। याद रखिएगा, संगम वंश की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया? 1336 में। इस वंश के हरिहर प्रथम ने 1346 में होयसेल को अपने राज्य में मिला लिया था। याद रखिएगा, इस वंश के हरिहर प्रथम ने जो है 1346 में होयसेल को अपने वंश में शामिल कर लिया था। आगे, हरिहर द्वितीय विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। याद रखिएगा, महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था? हरिहर द्वितीय ने। महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था? हरिहर द्वितीय ने। आगे, इस वंश के देवराय प्रथम भी महत्वपूर्ण शासक थे। यानी संगम वंश में कौन? देवराय प्रथम भी महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनाया था। याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी पे कौन सा बांध बनाया? हरिद्रा बांध बनाया। याद रख, और सबसे पहले मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। याद रखिए, देवराय प्रथम ने कौन कौन सा काम किया? तो तुंगभद्रा नदी पे हरिद्रा बांध और मुसलमानों को सैनिक में शामिल करने का प्रयास किया। आगे, इसीलिए देवराय प्रथम के समय में इटली के यात्री निकोलस कोंटी भारत आया था। याद रखिएगा, देवराय प्रथम के समय में कौन भारत आया था? इटली का यात्री निकोलस कोंटी भारत आया था। आगे, अगला शासक है देवराय द्वितीय। संगम वंश का उल्लेखनीय शासक जिसके समय में श्रीनाथ रहा करते थे। याद रखिएगा, श्रीनाथ किसके दरबार में रहा करते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय द्वितीय के दरबार में इसने जो है हरविलास लिखा था। यानी श्रीनाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हरविलास लिखी थी। याद रखिएगा, हरविलास के लेखक कौन? श्रीनाथ। श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे,
देवराय द्वितीय के दरबार में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे। याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आए थे? देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। आगे अब ये सालू वंश, अगला वंश विजयनगर में आइए, सालू वंश। सालू वंश के बारे में एक ही बात याद रखिए, यह जो है संगम वंश के बाद आया और इसके संस्थापक नरसिंह व सुलूक थे। सुलू वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह सुलूक थे। अगला वंश है तुलुक वंश। सुलूक के बाद तुलुक वंश आया जिसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। याद रखिएगा, तुलुक वंश के संस्थापक कौन? वीर नरसिंह थे। तुलुक वंश के संस्थापक कौन? वीर नरसिंह थे। आगे नोट, विश्व का सबसे ऊंचा महल बुर्ज खलीफा दुबई में है। विश्व का सबसे ऊंचा महल कौन सा है? बुर्ज खलीफा, जो कहाँ है? दुबई में है। नोट, विश्व का सबसे बड़ा महल विक्टोरिया सिटी कहाँ है? इटली में है। याद रखिएगा। नोट, विश्व का सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। याद रखिएगा। आगे नोट, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो किस देवता से संबंधित है? विष्णु को समर्पित है। याद रखिएगा। आगे हम लोग तुलु वंश में थे। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय, जिन्हें इतिहासकार निम्नलिखित कारणों से याद रखते हैं। यानी कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तुलु वंश से। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से? तुलु वंश से। आगे कृष्णदेव राय ने अभिनव भोज, याद रखिएगा, इसकी उपाधि जो है याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने जो है अभिनव भोज, आर्द्र भोज, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि लिया था। किसके कौन सा उपाधि लिया था? अभिनव भोज, आर्द्र भोज, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि लिया था। कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि लिया था? याद रखिएगा, अभिनव भोज, आर्द्र भोज, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि लिया था। आगे कृष्णदेव राय ने जो है जाम्बती कल्याणम और अमुक्त मल्याद नामक पुस्तक लिखा। याद रखिएगा, जाम्बती कल्याणम और अमुक्त मल्याद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय है। जाम्बती कल्याणम जो है संस्कृत भाषा में लिखा और अमुक्त मल्याद जो है तेलुगु भाषा में लिखा। याद रखिएगा, जाम्बती कल्याणम संस्कृत भाषा में, अमुक्त मल्याद तेलुगु भाषा में। आगे इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। यानी कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहा करते थे, जिसका संबंध तेलुगु के कवि से संबंधित है। यानी तेलुगु के 8 कवि रहते थे। याद रखिएगा। आगे कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे, जिसका संबंध किससे था? तेलुगु के 8 कवि से। आगे कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। आगे इनके दरबार में पुर्तगाली यात्री पायस, बारबोडोसा एवं नूनीज भारत आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन कौन भारत आया था? तो पायस, बारबोडोसा और नूनीज जो है पुर्तगाली यात्री भारत आया था। आगे इनके कृष्णदेव राय का जो काल अवधि है 1509 से 1530 तक है। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय का काल अवधि कितना से कितना है? 1509 से 1530। ये किसके समकालीन थे? बाबर और अब्दुल रज्जाक के समकालीन थे। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय किस के समकालीन थे? बाबर और अब्दुल रज्जाक के समकालीन थे। आगे नोट, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम ने पांडुरंगा महामात्य लिखा था। याद रखिए, पांडुरंगा महामात्य के लेखक कौन? तेनालीराम। तेनालीराम किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेनालीराम कौन सी पुस्तक लिखा था? याद रखिएगा, पांडुरंगा महामात्य नामक पुस्तक लिखा था। आगे पेद्दन ने मनुचरित्र लिखा था। पेद्दन ने कौन सी पुस्तक लिखा? मनुचरित्र लिखा। याद रखिए, पेद्दन ने कौन सी पुस्तक लिखा? मनुचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा? पेद्दन ने। आगे अब ये अगला शासक है अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के बारे में नहीं पढ़ना है। आगे अगला शासक है सदाशिवराव। अगला शासक कौन है? सदाशिवराव। इसी के समय में भारतीय इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध, याद रखिएगा, इसी के समय में जो है भारतीय इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध किस शासक के काल में हुआ? सदाशिवराव के काल में हुआ। कब हुआ? 1565 में हुआ। इस युद्ध में जो है इसके मंत्री राम राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी तालीकोटा के युद्ध में सदाशिवराव के मंत्री का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे
तालीकोटा का युद्ध बहमनी साम्राज्य के संग बाबर को छोड़कर और राम राय के बीच हुआ था। यानी बहमनी साम्राज्य और राम राय के बीच हुआ था, याद रखिएगा। आगे, तालीकोटा के युद्ध को इतिहास में बन्नी हट्टा या राक्षस तरांगनी के युद्ध के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, तालीकोटा का अन्य नाम कौन कौन है? बन्नी हट्टी और राक्षस तरांगनी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये अन्य बातें, निकितिन जो है रूसी यात्री देवराय प्रथम के काल में आया था। याद रखिए, निकितिन किसके काल में आया था? देवराय प्रथम के काल में आया था। और कहाँ का ये था? रूसी यात्री था। निकितिन कहाँ का यात्री था? रूस की यात्री था। और किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। आगे, देवराय प्रथम के समय में सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई थी। देवराय प्रथम के काल में क्या हुआ था? सिंचाई परियोजना की प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। विजयनगर और बहमनी के बीच रायचूर दोआब यानी तुंगभद्रा दोआब को लेकर जो है संघर्ष हुआ था। विजयनगर और बहमनी के बीच जो है किसके लिए संघर्ष हुआ था? तो रायचूर दोआब के लिए संघर्ष हुआ था, याद रखिएगा। विजयनगर प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता नायंगर व्यवस्था थी। याद रखिएगा, विजयनगर प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? नायंगर व्यवस्था थी, याद रखिएगा। जिसमें जो है सैनिक सेवा के बदले अमर नायकों को जो है भूमि दान दिया जाता था। नायंगर व्यवस्था में क्या था? तो सैनिक सेवा में जो है सैनिक सेवा के बदले जो है अमर नायकों को जो है क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती थी। आगे, ग्रामीण प्रशासन के जो है आयंगर व्यवस्था जो है ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थी। आगे, विजयनगर में भूमि कर को श्रेष्ठ, याद रखिएगा, विजयनगर में भूमि कर को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। और सैन्य विभाग को क्या कहते थे? कंदाचार। विजयनगर में जो है भूमि कर को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। और सैन्य विभाग को क्या कहते थे? कंदाचार्य, याद रखिएगा। इस तरह बहमनी को देखने इस तरह जो है विजयनगर को देखने का प्रयास किए हैं। अगला है बहमनी वंश। बहमनी वंश को पढ़ते हैं। बहमनी की भी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जफर खां या हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। याद रखिएगा, बहमनी वंश की स्थापना किसने किया और किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। और किसने किया? तो जफर खां या हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है बहमनी वंश की स्थापना किया। आगे, कालांतर में बहमनी जो है 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। तो कौन कौन राज्य में विभाजित हुआ? तो बीजापुर में, अहमदनगर में, गोलकुंडा में, बराद में और बीदर में। याद रखिएगा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बराद और बीदर में यह बहमनी 5 भागों में बट गया। याद रखिएगा, बीजापुर में कौन थे संस्थापक? तो आदिल शाही थे। याद रखिएगा, बीजापुर में कौन संस्थापक थे? आदिल शाही। अहमदनगर में कौन संस्थापक थे? तो निजाम शाही और मलिक अहमद। निजाम शाही और मलिक अहमद कहाँ थे? तो अहमदनगर में। याद रखिएगा, अहमदनगर में कौन थे संस्थापक? तो निजाम शाही और मलिक अहमद। गोलकुंडा में कौन थे संस्थापक? तो कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। बराद के संस्थापक कौन थे? इमाद शाही और मलिक इमाद। याद रखिएगा, बराद के संस्थापक कौन थे? तो इमाद शाही और मलिक इमाद। याद रखिएगा। आगे, बीदर के संस्थापक कौन थे? तो वरीद शाही और अमीर वरीद। वरीद शाही और अमीर वरीद किसके संस्थापक थे? वरीद के। याद रखिएगा, वरीद शाही और अमीर वरीद किसके संस्थापक थे? वरीद के। नोट, बहमनी का आरंभिक सबसे शक्तिशाली शासक फिरोज शाह बहमन थे, जो बहुभाषाविद थे। जो फिरोज शाही बहमनी क्या थे? बहुत भाषा जानने वाले थे। और जो है देवराय द्वितीय को पराजित किया था। यानी फिरोज शाह बहमनी जो है देवराय द्वितीय को पराजित किया था। आगे, नोट, बहमनी वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक जो है निजामुद्दीन अहमद थे। बहमनी वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक कौन था? निजामुद्दीन अहमद था, जिसने जो है वजीर महमूद गवा ईरानी थे। जिसके वजीर जो कौन थे? तो महमूद गवा ईरानी थे। यानी मोहम्मद अहमद के वजीर कौन थे? निजामुद्दीन अहमद का वजीर कौन था? निजामुद्दीन अहमद का वजीर कौन था? तो मोहम्मद गवा ईरानी थे। निजामुद्दीन अहमद के वजीर कौन थे?
मोहम्मद गवा थे। मोहम्मद गवा ईरानी निजामुद्दीन अहमद का वजीर था। आगे नोट, गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश ने हैदराबाद की नींव रखी थी। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश ने हैदराबाद की नींव रखी और चार मीनार को बनाया। याद रखिएगा, गोलकुंडा के जो कुतुबशाही वंश ने हैदराबाद की नींव रखी और चार मीनार की स्थापना किया। आगे नोट, सलाल जन संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। सलाल जल संग्रहालय कहाँ है? सलाल जन संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। आदिल अली शाह का संबंध कहाँ से है? बीजापुर के शासक से। याद रखिएगा, आदिल अली शाह का संबंध कहाँ से है? बीजापुर के शासक। याद रखिएगा, अली आदिल शाह को जो है अली बाबा के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, आदिल अली शाह को किस नाम से जाना जाता था? अली बाबा के नाम से जाना जाता था। इसका संबंध जो है भक्ति आंदोलन के संतों से है। इसका संबंध किससे था? भक्ति आंदोलन के संतों से था। इस तरह बहमानी वंश को भी पढ़ने का प्रयास किए हैं। तो आज के हिस्ट्री के सेशन में विजयनगर और बहमानी को देखने का प्रयास किए हैं। हिस्ट्री का सेशन को समाप्त करते हैं और अगला सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग पिछले सेशन में क्या देखे थे? तो राष्ट्रीय अभयारण्य देखे थे। याद रखिएगा, पिछले सेशन में ज्योग्राफी हम लोग क्या देखे थे? राष्ट्रीय अभयारण्य। इस सेशन में जो है भारत की नदियाँ को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं भारत की नदियाँ। नदियाँ होती क्या है? तो नदी जल का अविरल धारा है। नदी क्या है? जल का अविरल धारा है जो गुरुत्वाकर्षण के आधार पर आगे बढ़ती है और किसी सागर या महासागर में उसकी जो है मिलन होती है। आगे भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांट कर देखा जाता है, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र को पढ़ते हैं। हिमालय नदी तंत्र जो है सदाबहानीय होती है क्योंकि इसका स्रोत जो है ग्लेशियर है। हिमालय नदी तंत्र क्या है? सदाबहानीय है क्योंकि इसका स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। आगे हिमालय नदी तंत्र गार्जिया खंड बनाती है। हिमालय नदी तंत्र किसका निर्माण करती है? गार्जिया खंड का निर्माण करती है। नोट, सबसे बड़ा खंड जो है सिंधु नदी बनाती है। याद रखिएगा, हिमालय नदी तंत्र में जो है सबसे बड़ा खंड कौन बनाता है? सिंधु नदी तंत्र बनाता है। आगे सभी हिमालय नदी तंत्र में सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है। याद रखिए, हिमालय नदी तंत्र के जितने भी नदी है वो क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। नोट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। याद रखिएगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन का डेल्टा है। जो कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। याद रखिएगा। आगे हिमालय नदी तंत्र विसर्प बनाती है। हिमालय नदी तंत्र किसका निर्माण करती है? विसर्प का निर्माण करती है। याद रखिएगा, हिमालय नदी तंत्र मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। हिमालय नदी तंत्र किसके लिए कुख्यात है? मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। जैसे बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, भारत का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा। आगे हिमालय नदी तंत्र में नदी जो है लंबी होती है। हिमालय नदी तंत्र में जो नदी कैसी होती है? लंबी होती है। जैसे सिंधु नदी कितनी लंबाई है उसकी? 2880 या 2900 किलोमीटर। याद रखेगा, 2880 या 2900 किलोमीटर। जिसकी जो है भारत में कितनी लंबाई है? 1114 किलोमीटर। याद रखेगा, सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। अगला है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। याद रखिए, गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। जो सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? यूपी में कितना है? 1450 किलोमीटर। याद रखिएगा। उसके बाद कहाँ है? बंगाल में। उसके बाद कहाँ है? बिहार में। बिहार में कितना किलोमीटर है? 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। याद रखिएगा, बिहार में जो है गंगा 12 जिला से होकर गुजरती है। बिहार में गंगा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12 जिला से। अगला नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए, अगला है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में क्या है? यह बरसाती नदी है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है? बरसाती नदी है क्योंकि इसका स्रोत वर्षा है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का स्रोत क्या है? वर्षा है। यह 12मासी नहीं है। याद रखिए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है 12मासी नहीं है। आगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है गौड़ या खंड का निर्माण नहीं करती है। अपवाद कावेरी नदी। याद रखिएगा, ये नदी तंत्र जो एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। कई नदियाँ
रीफ घाटी में बहती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो है कई नदियाँ रीफ घाटी में बहती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती रीफ घाटी में बहती है। आगे, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र विसर्प का निर्माण नहीं करती है। अपवाद नर्मदा और ताप्ती, याद रखिएगा, अपवाद भी याद रखिए। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का कौन सा 2 नदियाँ है जो विसर्प का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती। आगे, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है मार्ग नहीं बदलती है, यह सीधी चलती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कैसी चलती है? सीधी चलती है। आगे, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र छोटी छोटी होती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कैसी होती है? छोटी छोटी होती है। परंतु सबसे लंबी जो है प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण की गंगा गोदावरी। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण की गंगा गोदावरी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। आगे, नोट, पूर्ववर्ती नदी किसको कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? वैसी नदी जो हिमालय से पहले प्रवाहित होती है। वैसी नदी जो हिमालय से पहले प्रवाहित होती है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का। याद रखिएगा, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कौन कौन है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नोट, अपवाह प्रतिरूप या अरीय प्रतिरूप किसे कहते हैं? अपवाह प्रतिरूप या अरीय प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो ऐसी नदियाँ पर्वत से निकलती है और चारों दिशाओं में बहती है, उसे क्या कहते हैं? अपवाह प्रतिरूप या अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन है? तो अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। याद रखिएगा, नर्मदा और सोन का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक। याद रखिएगा। आगे ये नोट, कैचमेंट एरिया या अपवाह नदी क्षेत्र किसे कहते हैं? कैचमेंट एरिया या अपवाह नदी क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ऐसी विशिष्ट क्षेत्र जहाँ जो है नदी जल बहाकर लाती है, उसे क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया कहते हैं। आगे नोट, जल संभर या वाटर शेड या विभाजन क्षेत्र किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जल संभर या वाटर शेड किसे कहते हैं? नदी में एक विभाजक रेखा के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? जल संभर क्षेत्र कहते हैं। इस तरह ज्योग्राफी के सेशन में आज जो है भारत की नदियाँ को जो है 2 भागों में बांटकर, यानी हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को समझने का प्रयास किए हैं। अगले वीडियो में हिमालय नदी तंत्र को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ज्योग्राफी का सेशन समाप्त करते हैं और अगला सेशन संविधान का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं संविधान। संविधान में जो है हम लोग पिछले भाग में संविधान के विकास को देखे थे। कहाँ से संविधान के विकास को जो है 1773 से 1853 और 1858 से 1947 तक को देख चुके थे। अब जो है संविधान का विकास जो है संविधान सभा के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो संविधान सभा में क्या क्या देखेंगे? तो परिचय देखेंगे और विकास देखेंगे, बैठक देखेंगे और समिति देखेंगे। तो परिचय पढ़ते हैं संविधान सभा का। तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग सबसे पहले की थी। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब किए थे? तो 1895 में किए थे। संविधान सभा का सबसे पहले मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। कब किए थे? 1895 में किए थे। आगे, कालांतर में महात्मा गांधी ने 1922 में और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की मांग किया था। याद रखिएगा। आगे, अति महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में संविधान सभा का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है संविधान सभा का प्रावधान किया गया, जिसका मूल कर्तव्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। आगे, संविधान सभा का निर्माण जो है अप्रत्यक्ष आधार पर 10 लाख पर एक सदस्य चुने गए। कुल जो है 389 सदस्य चुने गए। याद रखिएगा, कितने सदस्य कुल चुने गए थे? 389। कितने प्रतिनिधि पे? 10 लाख पे, या 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि। आगे, 389 सदस्यों में से जो है 296 जो है निर्वाचित और 93 जो है मनोनीत यानी देशीकरण के माध्यम से चुने गए थे। निर्वाचित 296 में से ब्रिटिश प्रांत से 292 और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। याद रखिएगा, तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन थे?
दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। याद रखिएगा, चारों की कमिश्नरी क्षेत्र याद रखिएगा। कौन कौन है? दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। आगे ये बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी बैठक में जो पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। याद रखिएगा, नोट, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार आंदोलन के जन्मदाता हैं। बिहार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा, इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और इसके उपाध्यक्ष किसे चुने गए थे? नहीं, हरीशचंद्र मुखर्जी को। याद रखिएगा, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष जो है हरीशचंद्र मुखर्जी को चुना गया था। आगे, और संविधान सभा के सलाहकार जो है BN राव को बनाया गया था। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। नोट, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, इन्हें जो राजेंद्र प्रसाद मार दीजिएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन आएंगे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी पूछा जाएगा तब राजेंद्र प्रसाद के जाएंगे। याद रखिएगा। आगे, 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, जिसे जो है कालांतर में संविधान की प्रस्तावना, आत्मा, कुंजी और आमुख भी कहा गया। याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 24 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। अब पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। याद रखिएगा। अब ये संविधान सभा की समिति, तो महत्वपूर्ण समिति में जो है संविधान सभा के अनेक समिति का गठन किया गया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति थी। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण समिति जैसे संघ संविधान समिति या राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, संघ संविधान समिति या राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार या अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, सरदार पटेल थे। सरदार पटेल को क्या कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सरदार पटेल को क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। याद रखिएगा। आगे, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन था? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी था। याद रखिएगा, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, जिन्होंने जो है झंडा समिति की भी अध्यक्षता किया था। JB कृपलानी ने झंडा समिति की भी अध्यक्षता की थी। आगे, नोट, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति की अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया था। याद रखिएगा, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने दिया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने दिया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। याद रखिए, पहले आएगा लंबाई और उसके बाद चौड़ाई। आगे, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे, कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता कौन थे? तो KM मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी थे। परंतु संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, कार्य संचालन समिति के KM मुंशी, लेकिन संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे, भारत में वन महोत्सव जो है KM मुंशी ने ही प्रारंभ किया था। भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? KM मुंशी ने किया था। आगे, 3 वाचन और 4 चरण। याद रखिएगा, 3 वाचन या चरण और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के उपरांत संविधान बनकर जो है तैयार हुआ और इसी कड़ी में 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और 16 आर्टिकल को लागू किया गया। याद रखिएगा,
26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत किया गया, उस समय कितने संविधान को लागू किया, उस समय कितने आर्टिकल को लागू किया गया था? तो 16 आर्टिकल को लागू किया गया था। और बाकी को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और पहली जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। और पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। आगे नोट, 26 जनवरी 1930 को जो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के पृष्ठभूमि में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए जो है संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब ये अन्य बातें, संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। याद रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। और इसी जो है अंतिम बैठक में जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया गया। याद रखिएगा, इसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जन गण मन। याद रखिएगा। संविधान सभा के पृष्ठभूमि में 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था। याद रखिएगा, संविधान सभा के पृष्ठभूमि में 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का स्थापना किया गया था, जिसमें उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। गृह एवं सूचना मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। गृह एवं सूचना मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी थे। याद रखिए, शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी थे। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। याद रखिएगा, वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्रनाथ मंडल थे। याद रखिएगा, विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्रनाथ मंडल थे। रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली थे। रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली थे। कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बालदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बालदेव सिंह थे। आगे, और श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गफ्फार खा या गजनफर खा। याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गफ्फार या गजनफर खा थे। आगे, संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी? याद रखिएगा, 15 थी। और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा। आगे, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को और ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को जो भारत में मिलाया गया था। इस तरह संविधान के विकास को जो है संविधान सभा के माध्यम से देखने का प्रयास किया है। तो संविधान के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन डेली करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी निर्भरता सूचकांक जो है यूएनओ के द्वारा जारी किया गया। याद रखिएगा, वैश्विक बहुआयामी निर्भरता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनओ के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है 15 वर्षों के आंकड़ा को जारी किया गया है, यानी 2005 से लेकर 2020 तक। इसमें जो है भारत में वर्तमान में यानी 2005 से लेकर 2020 तक जो है गरीबी में जो है 41 करोड़ जो है मुक्त हो गया है। गरीबी से जो है 41 करोड़ जो है वर्तमान में मुक्त हो गया है। याद रखिएगा, 2005 में कितना गरीबी था? तो 645 मिलियन गरीबी था। वर्तमान में 2020 में कितना गरीबी हो गया है? 230 मिलियन गरीबी हो गया है। याद रखिएगा, संसार में जो है वर्तमान में 1 अरब 10 करोड़ गरीबी है। याद रखिएगा, एसटीजी के कौन से नंबर के गोल में जो है गरीबी उन्मूलन का जिक्र किया गया है? तो पहले गोल में जो है एसडीजी नंबर 1 में जो है गरीबी उन्मूलन का जिक्र किया गया है। आगे, ये जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में जो है कुपोषण में जो है पहले जो था 44.33% से अब जो है 11.8% हो गया। पहले कुपोषण कितना था? तो 43.3 था। अब वर्तमान में कितना हो गया? 11.8% हो गया। आगे, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जो है वर्ल्ड प्रेस सूचकांक जारी किया जाता है। याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। याद रखिएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 38वां है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आगे,
दूसरा क्वेश्चन है जूके 2 क्या है? एक रॉकेट है जो हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है, जो है मीथेन से चलने वाली रॉकेट है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। याद रखिएगा, जूके 2 क्या है? तो रॉकेट है जिसकी जो चीन ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो मीथेन से चलने वाली रॉकेट है। इससे पहले जो है स्पेस एक्स ने भी इसका प्रयास किया था जो असफल रहा था। याद रखिएगा। आगे जो जूके 2 का जो परीक्षण कहाँ किया गया है, लॉन्च कहाँ किया गया है? तो गोबी मरुस्थल से किया गया है। याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल से जो है जूके 2 का जो है लॉन्च किया गया था। आगे GSLV F-15 के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? तो NVS-01 को लॉन्च किया गया था, जो नेविगेशन के दूसरी पीढ़ी की पहली उपग्रह थी। याद रखिएगा, GSLV F-15 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया था? NVS-01 को लॉन्च किया गया था। आगे कब किया गया था? तो 29 मई 2023 को जो है NVS-01 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। आगे भारत का नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? नाविक है। भारत का नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? नाविक है। याद रखिएगा, PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, वन वेव के 36 उपग्रह को जो है LVM 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, वन वेव के 36 उपग्रह को जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो LVM 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। LVM का दूसरा नाम क्या है? GSLV MK3। LVM 3 को जो है क्या कहते हैं? GSLV MK3 भी कहते हैं। आगे PSLV C-54 के द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, 54 के द्वारा भूटान का और 55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, SSLV D2 के द्वारा 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। वो 2 उपग्रह कौन कौन सी है? तो आज़ादी सेट और EOS-07। याद रखिएगा, SSLV D2 के द्वारा जो है 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। वो उपग्रह कौन कौन सी है? आज़ादी सेट और EOS-07। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री हाल ही में मलेशिया यात्रा पे हैं। मलेशिया यात्रा में गए हैं तो क्या किए हैं? तो HAL का जो है क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, मलेशिया में HAL का उद्घाटन क्यों किया है? वहाँ जो है मलेशिया को जो है तेजस हेलीकॉप्टर चाहिए, इसीलिए जो है वहाँ जो है HAL का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, HAL द्वारा जो है हेलीकॉप्टर बनाया गया था, उसका नाम क्या था भारत में? तो प्रचंड नाम था। याद रखिएगा, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन था? प्रचंड, जो HAL ने ही बनाया था। आगे तुमकुन कर्नाटक में HAL द्वारा जो है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। याद रखिएगा, SCO का वर्तमान बैठक कहाँ किया गया है? भारत में। याद रखिएगा, उसमें जो 9वां देश शामिल हुआ है ईरान। याद रखिएगा, 9वां देश कौन सा शामिल हुआ है? ईरान। आगे आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता आसियान का मुख्यालय जकार्ता। वर्तमान में कितना देश शामिल है? 11। याद रखिएगा, 11वां देश कौन सा है? तिमोर लिस्टे। याद रखिएगा, 11वां देश आसियान में कौन सा है? तिमोर लिस्टे। आगे आइए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? मनीला या फिलीपींस? मनीला की फिलीपींस। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला यानी फिलीपींस। आगे USA का जो है रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट किसे मिला गया है? USA का जो है रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? तो भारत के फर्स्ट PSU ONGC को मिला है। याद रखिएगा, USA के जो है रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट किसको दिया गया है? तो भारत के प्रथम PSU ONGC को मिला है। ONGC का पूरा नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, ONGC वर्तमान में महारत्न कंपनी में भारत में शामिल है। ONGC के प्रथम महिला हेड कौन है? अलका मित्तल। याद रखिए, ONGC के पहली वर्तमान महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। आगे भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? REC। याद रखिए, REC का पूरा नाम क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो 12वां महारत्न कंपनी शामिल हुआ है। आगे HDFC जो है भारत का पहला बैंक है जो इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी किया है। याद रखिएगा, MQ-9 रीफर जो है ड्रोन जो है MQ-9 रीफर ड्रोन USA से जो है भारत एग्रीमेंट किया है। याद रखिएगा, MQ-9 रीफर ड्रोन जो है USA से जो है भारत एग्रीमेंट किया है। याद रखिएगा, आर्टिमिस मिशन जो है नासा लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य को जो वापस चांद पर पहुंचाना। याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने इसमें शामिल हुआ है। आर्टिमिस मिशन में भारत जो है कौन सा देश शामिल हुआ है? कौन सा में देश में शामिल हुआ है? तो 27वां देश जो है भारत जो है आर्टिमिस मिशन में शामिल हुआ है। याद रखिएगा, 27वां देश। आगे
अगला क्वेश्चन है 5वां है, लीसा को लॉन्च किया हाल ही में उड़ीसा ने। लीसा क्या है? तो यह भारत की पहली जो है क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर है, याद रखिएगा, जो उड़ीसा और अंग्रेजी में भाषण देगी, याद रखिएगा, उड़िया और अंग्रेजी में समाचार न्यूज अंग्रेजी भाषा में बोलेगी। आगे, इंडिया टुडे ने इससे पहले जो है सोना एंकर का जो है मार्च 2023 में लॉन्च कर चुका है, याद रखिएगा। आगे, बार्ड किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया। किसके विपरीत में? तो चैट जीपीटी के। चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया था? ओपन एआई ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा। गंगा क्या है? तो गंगा जो है गिर नस्ल की पहली मादा क्लोन तैयार किया गया है। कहाँ किया गया है? एनडीआरआई द्वारा करनाल हरियाणा में। आगे, डॉली क्या है? तो डॉली जो है विश्व की पहली क्लोन भेड़ है, जिसको जो है किसने तैयार किया था? इयान बुलगुट ने तैयार किया था, याद रखिएगा। डॉली को जो किसने तैयार किया था? इयान बुलगुट ने तैयार किया था। आगे बढ़िए, नलवाना पक्षी विहार कहाँ है? उड़ीसा में है, जो चिल्का झील के भीतर है। अगला 6ठा क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में जो है कामिकेज ड्रोन विकसित किया है। कामिकेज ड्रोन विकसित किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। कामिकेज ड्रोन क्या है? तो आत्महाती ड्रोन है, याद रखिएगा। आत्महाती ड्रोन है, याद रखिएगा। जो है केमिकेज ड्रोन जो है 100 किलोमीटर जो है 40 मिनट में तय कर सकती है, याद रखिए। इसका वजन कितना है? 6 किलोग्राम है। आगे, आईआईटी गुवाहाटी में जो है परम कामरूप स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। किसके द्वारा था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। आगे, परम गंगा का स्थापना कहाँ किया गया? रुड़की में किया गया, याद रखिएगा। परम गंगा आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। आईआईटी खड़गपुर में किसकी स्थापना किया गया था? आईआईटी शक्ति का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास का इकाई जो है तंजानिया में भी स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास का इकाई कहाँ स्थापित किया गया है? विदेश में, तंजानिया में। आगे, तंजानिया का राजधानी कहाँ है? दोदोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोदोमा। आगे, प्रोजेक्ट 75 जो है, प्रोजेक्ट 75 हाल ही में हुआ है। तो 6 स्टील पनडुब्बी के निर्माण के लिए जो है स्पेन ने एग्रीमेंट किया है भारत के साथ, याद रखिएगा। स्पेन ने जो है भारत के साथ जो है 6 पनडुब्बी के लिए प्रोजेक्ट 75 एग्रीमेंट किया है। आगे, भारत की कंपनी इसमें कौन होगी? तो L&T रहेगी, और स्पेन की कंपनी कौन सी रहेगी? नवतिया, याद रखिएगा। नवतिया जो है स्पेन की कंपनी है, और भारत की L&T कंपनी जो मिलकर जो है पनडुब्बी बनाएगी। आगे, जर्मनी के थीसेन ग्रुप ने मजगाम डॉक लिमिटेड के साथ जो है एग्रीमेंट किया है 6 पनडुब्बी निर्माण के लिए, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75। आगे, अल्स्टोम कंपनी जो है फ्रांस की है, जो वंदे भारत ट्रेन निर्माण के लिए एग्रीमेंट किया है, याद रखिए। अल्स्टोम कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है, जो वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए एग्रीमेंट किया गया। आगे, प्रोजेक्ट संजय जो है हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। आगे, आईआईटी मद्रास में जो है प्रोजेक्ट काटरू लॉन्च किया गया था। आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट काटरू। इसका उद्देश्य क्या था? तो एयर पोल्यूशन का निगरानी करना, याद रखिएगा। आगे, 8वां क्वेश्चन है, G20 का आपदा और सुरक्षा सम्मेलन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, याद रखिएगा। आपदा सुरक्षा सम्मेलन कहाँ किया गया? G20 का गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने किया गया है। ये 13 और 14 तारीख को चलेगा, याद रखिएगा, 2 दिन का है। आगे, इसका उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी, यानी आपदा सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी। आगे, हम्पी कर्नाटक में जो है G20 की जो है संस्कृति की तीसरी सम्मेलन हुई थी, याद रखिएगा। संस्कृति का तीसरा सम्मेलन कहाँ किया गया था? G20 का हम्पी कर्नाटक में। आगे, पर्यटन सम्मेलन जो कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में, याद रखिए। G20 का पर्यटन सम्मेलन कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में। आगे, G20 का रोजगार सम्मेलन कहाँ किया गया था? जोधपुर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। G20 का रोजगार सम्मेलन कहाँ किया गया था? जोधपुर मध्य प्रदेश में। आगे, संस्कृति सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ किया गया था? नहीं, खजुराहो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। संस्कृति सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ किया गया था? खजुराहो मध्य प्रदेश में। आगे, पहला रोजगार सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अभी बताए हैं जोधपुर में। तीसरा कल्चर संस्कृति सम्मेलन अभी बताए हैं कर्नाटक हम्पी में। आगे, तीसरा पर्यटन सम्मेलन अभी वर्तमान में बताए हैं जम्मू कश्मीर में। आगे, और दूसरा सांस्कृतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। दूसरा सांस्कृतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, याद रखिएगा। आगे, अब ये पेरू का राजधानी कहाँ है? लीमा, जहाँ जो है
गुइलेन बर्रे सिंड्रोम के कारण जो है स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। याद रखिएगा 90 दिनों के लिए। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम के कारण जो है पेरू में जो है स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है 90 दिनों के लिए। यह सिंड्रोम जो है स्वस्थ कोशिका को जो है नष्ट करता है। याद रखिएगा। आगे पटाउ सिंड्रोम जो है कैसे होता है? तो 13वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। मिनी माता जो है पारा की अधिकता से होता है, जो जापान में सबसे पहले हुआ था। याद रखिएगा। इटाई जो है कैडमियम की अधिकता से होती है। याद रखिएगा। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है वाजपेयी द एसेंट द हिंदू। वाजपेयी द एसेंट द हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी। याद रखिएगा। वाजपेयी द एसेंट द हिंदू के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी है। इसमें जो है 1924 से लेकर 1977 तक के वाजपेयी जी के बारे में लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। रेत की समाधि के पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। वादिंगु हरसंगा वानिंदु हरसंगा और एस्ले गार्डनर को जो है हाल ही में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वानिंदु हरसंगा और एस्ले गार्डनर को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हाल ही में चुना गया है। इस तरह क्रेड के सेशन को भी देखने का प्रयास किए हैं। इस तरह सेशन को समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।